नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके का जो पोर्शन था, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके जीके के प्लस में आपके साइंस, कंप्यूटर और इंपोर्टेंट करंट अफेयर, वो हम कवर कर रहे हैं। तो 110 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कब होती है? आपको पता होगा दांडी मार्च के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दांडी मार्च जिसकी शुरुआत जो होती है वो कब? 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की जाती है। और ये कब पूरा होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को जो आपके साबरमती आश्रम यानी समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर, जो नमक कानून जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको तोड़कर और यहां से महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अब क्वेश्चन ये दिया गया यहाँ पे कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? तो एक समझौता होता है बाद में, जिसको आपका पहली बात कब होता है? जो कि 4 मार्च 1931 को समझौता होता है। किसके बीच में? गांधी और इरविन के बीच में, यानी जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। तो ये आपका 4 मार्च 1931 को हुआ और इस समझौते के बाद यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और यहां पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं दिल्ली समझौता किसके बीच में हुआ? दिल्ली समझौता। तो इस जो पैक्ट जो है, इस समझौते को आपका दिल्ली समझौता भी बोलते हैं और गांधी इरविन समझौता भी इसको बोल सकते हैं। तो ये इसी का नाम हो जाएगा। तो इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर ए बना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर वेवल की बात की जाए तो वेवल जो है ना, जब आपका भारत जब आजाद हुआ उस समय जो कौन था गवर्नर जनरल? माउंटबेटन था ना, उस समय माउंटबेटन था। लेकिन उससे पहले कौन था? जब अंतरिम सरकार जब बनाई गई थी भारत की 1946 के अंदर, उसका अध्यक्ष बनाया गया था इसी वेवल को, ठीक है। लिनलिथगो के बारे में आपसे पूछ ले ये कब रहा था? तो ये तीनों आपके सीक्वेंस में थे। देखो सबसे पहले लिनलिथगो 1936 से लेकर लगभग 42-43 तक लिनलिथगो रहा था। और यानी कि आपसे पूछ ले जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 के अंदर, तो इस समय कौन था यहाँ पर? तो वो था लिनलिथगो, जो कि गवर्नर जनरल था भारत का। कौन है? लिनलिथगो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया वेवल और उसके बाद आया माउंटबेटन, जो कि आपका आजाद भारत के बाद आपके कौन बने थे? पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये हुआ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है कि एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथा कथित लंबा रूप यानी 36 पंक्तियों को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया कि जो मॉडर्न वर्जन जो है किसका? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो आपकी है, पीरियोडिक टेबल आपको पता है इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनती है। एग्जैक्ट तो अभी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आप ये मान सकते हैं इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल आपकी, तो उसके अंदर इसने पूछा कि जो 36 पंक्तियां मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल रो जो उनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रो मतलब कि जो इस तरह से आपकी बनी होती है, ये वाली जो रो होती है, इनको क्या नाम दिया गया? और एक आपकी इस तरह से भी होती है ना। तो हमें तो दोनों के बारे में पढ़ना है। तो ये देखो इसने कौन सा बोला? जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो जो है, तो हॉरिजॉन्टल रो जो है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। और वहीं पे आपको पीरियड या सीरीज भी इसको हम बोल सकते हैं। वहीं पे आपसे ये पूछ ले, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर आपसे वर्टिकल का पूछ ले, जो ये वर्टिकल वाली जो ये वाली है, इनको क्या बोल सकते हैं? तो इनको बोला जाता है ग्रुप, ठीक है। इनको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 36 का मतलब क्या हो जाएगा? ये पीरियड यानी सीरीज हो जाएगा। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। और ये ग्रुप जो दे रखा है ये कौन से? ये वर्टिकल लाइन जो है ना, उनको बोलते हैं वर्टिकल वाली, ठीक है। अब ये तो बात होगी इनको हम बोलते हैं। अब ये होती कितनी है? तो जो आपकी पीरियड जो होती है ना, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टोटल होती है 7, यानी 7 आपकी रो होती है। कॉलम कितनी होती है? कॉलम कितनी होती है? तो ये 18 जो है वो इसके अंदर कॉलम होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको पीरियड बोलते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? इनको ग्रुप बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पे 18वां कॉलम आपका किसका होता है? नोबल गैस का होता है। नोबल गैस का कौन सा? 18वां कॉलम जो है वो होता है। इसके बाद ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है? ओम का नियम, सबसे पहली बात ओम किसकी यूनिट है? ओम का साइन आप सभी को पता है ये होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ओम,
OHM ये बोलते हैं। तो ये पहली बात किसकी यूनिट है, ये रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस माने प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की इकाई है कौन सी, ओम। अभी इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये ओम है, ओम का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, MHO यानी कि महो। और महो का साइन क्या होता है, जैसे ये ओम का ये है तो इसका उल्टा कर दो इस तरह से, ठीक है। अभी ये हाल ही में एग्जाम के अंदर पूछा गया, कांस्टेबल के एग्जाम में, कि ये साइन जो है यानी कंडक्टेंस की यूनिट कौन सी होती है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो, जो कि प्रतिरोध रेसिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कंडक्टेंस की यूनिट इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस की यूनिट, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसके अंदर आपसे ये पूछा ओम का नियम। ओम का नियम आपका क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। यहां से R निकालना है तो I V के नीचे आ जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर B जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो 1857 की क्रांति जो कि कहां से, बैरकपुर छावनी मेरठ से शुरू हुई थी। और वहीं पे अगर हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले जो क्रांति अंबाला से स्टार्ट हुई थी, यानी मेरठ से भी पहले अंबाला से शुरू हुई थी। एज हम बात कर सकते हैं जो NCERT की बुक जारी की गई हाल ही में, उसके अकॉर्डिंग। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, आप सभी को पता है, नाना साहब इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नाना साहब की बात कीजिए। अब नाना साहब ने क्यों यहां पर विद्रोह किया था, क्योंकि 1857 की विद्रोह क्रांति का एक कारण यह भी था कि यहां पर कौन सी नीति चलाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या बोलते हैं, हड़प की नीति बोलते हैं। इसका मतलब कि जो भी कोई भी राजा जो है अगर उसकी खुद की संतान नहीं है तो वो जो एम्पायर जो था, वो जो राज्य जो था वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। और ये नाना साहब क्यों, क्योंकि नाना साहब जो है किसके, तो मराठा शासक पेशवा बाजीराव सेकंड जो है उसके दत्तक पुत्र थे, क्योंकि उनके खुद के पुत्र नहीं थे तो उन्होंने गोद लिया था नाना साहब को। तो इसीलिए नाना साहब को इन्होंने पेंशन देने से और सभी से अंग्रेजों ने मना कर दिया और इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर B, इसका वो राइट आंसर बनेगा। नाना साहब के बारे में आपसे पूछे, यहां पे करते हैं, देखो नाना साहब के बारे में अगर आपसे पूछे तो नाना साहब, तो इनका असली में नाम जो है वो क्या था, इनका असली में नाम था धोंदू पंत। दोंदू पंत जो इनका असली के अंदर नाम था नाना साहब का, और कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया। बहादुर शाह की बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय यानी सेकंड, जो कि कौन थे, लास्ट मुगल। और 1857 की क्रांति का नेता कौन था, ये तो कानपुर से किया गया ना, लेकिन मेन अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति का नेता किसको बनाया गया, वो इसी बहादुर शाह जफर को जो है वो बनाया गया था। और ये था अंतिम लास्ट मुगल शासक जो है वो था। पहला कौन था, बाबर बना था, जो कि 1526 के अंदर आया था, और ये लास्ट के अंदर था। उसके बाद नाना साहब हो गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कहां से, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना। अब इंपॉर्टेंट कौन सा, लखनऊ वाला पूछा जाता है। लखनऊ से किसने किया, बेगम हजरत महल ने कहां से, लखनऊ से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। झांसी से आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी। यहां पर अगर आपके सामने ऑप्शन में आप देखोगे तो यहां पर फीमर दिया हुआ है, फीमर जो कि जांग की हड्डी है। और आपसे ये पूछे सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी बोन कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि जिसको और क्या बोलते हैं, जांग की हड्डी इसको बोला जाता है, जांग की हड्डी, ठीक है। ये तो क्या लंबी। इसने पूछा सबसे छोटी, हमारे कान के अंदर पाई जाती है, जो कि आपकी स्टेपिस जो है वो आपकी होती है, जिसको आपकी सबसे छोटी हड्डी बोला जाता है हमारे शरीर की। कहां पर होती है स्टेपिस, कान के अंदर होती है, ठीक है, कान के अंदर। अब कान के अंदर होती है, कान के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो एक कान के अंदर आपकी 3 होती है और दोनों के अंदर 3 कितनी, टोटल 6 हड्डियां हो जाएगी। 3 इधर वाले कान में, 3 इधर वाले कान में। 3 हड्डियां कौन कौन सी, एक स्टेपिस सबसे छोटी, एक इनकस होती है, ठीक है, एक मेलियस होती है। ये 3 हड्डियां होती है हमारे कान के अंदर, जिसमें स्टेपिस जो वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो मानी जाती है। ऑप्शन नंबर B जो इसका वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक तन्य है, तो तन्य आप सभी को पता है, तन्य का मतलब जिसको
खींचकर तारों के रूप में जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को पता है, सबसे ज्यादा जो है वो सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। और गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड कितने का होता है? सबसे शुद्ध 24 कैरेट का सबसे शुद्ध गोल्ड जो है वो माना जाता है। लेकिन जो हमारे आभूषण बनते हैं, जो ज्वेलरी बनती है, वो कितने कैरेट की बनती है? वो 22 कैरेट की बनती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है बहुत सॉफ्ट होता है और अगर इसमें कुछ मिलावट ना की जाए, कॉपर कुछ इसमें मिलाया जाता है, तांबा और ये, तो जब मिलाएंगे तभी वो थोड़ा जाकर सॉलिड बनेगा और अच्छी क्वालिटी का बनेगा। 22 कैरेट है। अब जैसे 24 कैरेट के सोना, इसका 24 कैरेट सोना, इसका मतलब इसके अंदर 100% सोना पाया जाता है। लेकिन 22 कैरेट के अंदर कितना होता है? 91.6% सोना जो इसके अंदर पाया जाता है। और जो आपका हॉलमार्क लगा होता है उसके अंदर 916 लिखा होता है। आप चेक करना अपनी ज्वेलरी के अंदर 916 का मतलब उसके अंदर 91.6% सोना जो है वो पाया जाता है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्न में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज आपका सुपर हाईवे जो है, ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। 4 बड़े महानगर आप सभी को पता है, दिल्ली, इसके बाद आपका कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। हैदराबाद को नहीं, चेन्नई को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब जो प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यहां पर क्या दिया गया? लेंस की बात की गई है। तो लेंस की जब बात की गई है और यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो लेंस की जब बात करेंगे, छोटा जब चाहिए होगा तब किसकी बात होगी? अवतल की, यानी किसकी बात होगी? कनकेव लेंस की बात होगी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, ठीक है। और वहीं पे आपसे दर्पण का पूछते हैं, दर्पण का तो बिल्कुल ही पूछते हैं, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया। डेंटिस्ट किस दर्पण का यूज करते हैं? तो डेंटिस्ट यूज करते हैं दर्पण का। कौन से का? इसी का, यानी अवतल का, ठीक है। और क्यों यूज करते हैं इसका? क्योंकि डेंटिस्ट क्या करते हैं? डेंटिस्ट हो गए आपके ईएनटी डॉक्टर हो गए, ईयर नोज थ्रोट वाले जो डॉक्टर है, वो क्या करते हैं? किसी चीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तभी वो दर्पण का यूज करते हैं। इसलिए अवतल दर्पण जो वो क्या करता है? बड़ा दिखाता है, लेकिन अवतल लेंस जो है वो छोटा दिखाता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में आपको ध्यान रखना है ये चीज। दूसरी, उत्तल की बात की जाए तो उत्तल आपका जो दर्पण है, जैसे हमने बात किया अवतल दर्पण डेंटिस्ट यूज करते हैं, उसी तरह से जो उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण कहां पर यूज होता है? उत्तल दर्पण पहली बात तो छोटी इमेज के लिए यूज होता है, और कहां पर? गाड़ियों के साइड वाले शीशे के अंदर आपका यूज किया जाता है। और ये हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे पावर की बात की जाती है, लेंस की पावर क्या होती है? किसके अंदर? डायप्टर के अंदर हम मेजर करते हैं। पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है। तो जो अवतल लेंस जो आपका होता है ना, अवतल लेंस, इसकी पावर ऑलवेज नेगेटिव होती है। जहां पर हमने ये निकाला ना, तो ये नोट कर लेना, अवतल लेंस जो होता है ना, इसकी पावर जब ऑलवेज नेगेटिव होती है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन और ऑप्शन के अंदर आपके सामने था कि अवतल लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या 1 और 2, ऐसे ऑप्शन के अंदर था। तो ध्यान रखना, ऑलवेज नेगेटिव होती है अवतल लेंस की पावर। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत के कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो कॉपर अयस्क के बारे में दिया गया सबसे बड़ा भंडार, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो राजस्थान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। ये तो कॉपर की बात की गई और कॉपर की बात की, वहीं पे आपसे जिंक का पूछ लेता, जिंक के अंदर भी राजस्थान टॉप में आता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और बाकी गुजरात के बारे में हमने पढ़ा था, किसके? तो गुजरात किसके उत्पादन? कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा गुजरात पहले नंबर पे। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन के लिए। कपास के अंदर कौन सी मिट्टी यूज होती है? कमेंट करके बताना। निम्न में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर नाभिकीय संयंत्र आपके इंपोर्टेंट है। सबसे पहले देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा गया नरोरा जो है ये कहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपका स्थित है? 1991 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसके बाद इसके 1991 के बाद 2000 के अंदर केगा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है केगा, ठीक है। कलपक्कम की बात की गई तो कलपक्कम आपका कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर आपका कलपक्कम हो जाएगा। और काकरा पार कहां पर है? गुजरात के अंदर आपका काकरा पार रहेगा। चारों याद रखने हैं कौन कौन से? केगा महाराष्ट्र के अंदर, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, काकरा पार गुजरात के अंदर, कलपक्कम और कुडनकुलम, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहां पर है? ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर रहेंगे। और इसने उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और तारापुर आपका महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर पाया जाता है? तो ज्वार आपका कहां पर पाया जाता है? पहली बात यहां पर तो ऑप्शन में आपके सामने ये दिया गया, आपको ये ध्यान रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा हाईएस्ट टाइड कहां पर पाया जाता है? बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी मतलब कि फंडी की खाड़ी के अंदर। कहां पर? फंडी की खाड़ी के अंदर आपका सबसे बड़ा जो आपका टाइड जो पाया जाता है, और ये आपकी कहां पर है? ये कनाडा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। लगभग कितनी 15 से 16 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, और ये हाईएस्ट टाइड है। टाइड ज्वार आपका किसकी वजह से आता है? सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के कारण आपका आता है। ताना रिवर मंगावे यानी एक तरह की वानर प्रजाति है जो कि कहां पर, किस देश के अंदर पाई जाती है? तो ये ताना नाम रखा गया क्योंकि ये कहां पर? ये ताना नदी के किनारे पाया जाता है, ताना नदी के पास पाए जाते हैं। ताना रिवर मंगावे, ताना रिवर हो गया ना इसका नाम, देखो ताना रिवर, ताना नदी के पास मंगावे। ये मंकी जो है ये ताना नदी के किनारे और कहां पर? केन्या के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। केन्या की बात की जाए तो इसकी कैपिटल कौन सी है? तो नैरोबी इसकी जो वो राजधानी हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्न में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर देखो विंध्य पर्वत की बात करें तो विंध्य पर्वत वो है जो भारत को ऊपर, उत्तर और दक्षिण के अंदर ये डिवाइड करता है विंध्य पर्वत। अगर हम देखें तो ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपको पता होगा ना, हरियाणा के अंदर हम देखें नीचे आपका राजस्थान गुजरात तक अरावली श्रृंखला फैली हुई है, तो उत्तर पश्चिम के अंदर अरावली पर्वत हो गया। लेकिन दक्षिण के अंदर पूछा गया तो दक्षिण के अंदर कौन सी? देखो हिमालय रेंज तो वैसे भी ऑलरेडी ऊपर है, पूर्वांचल रेंज यहां पर नहीं होगा, तो सतपुड़ा रेंज जो इसका वो राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बनेगा इसका राइट आंसर। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट कहते हैं? देखो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को आपका क्या बोलते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना इसका राइट आंसर जो बनेगा कोरोमंडल तट जो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके सामने अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो इन चारों में से एक बनेगा। पहली बात आपसे ये पूछता है किसका? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर हम बात कर लेते हैं, पूर्वी घाट या पूर्वी तट, कौन सा पूर्वी तटीय मैदान है ना? पूर्वी तट। तो पूर्वी तटीय मैदान की अगर आपसे पूछ ले और यहां पर ये पूछा गया दक्षिणी भाग और एक आपका कौन सा? उत्तरी भाग। तो सबसे पहले देखो उत्तरी भाग जो है वो उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ये यहां पर दे रखा, क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी सरकार बोलते हैं। दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी भाग यहां पर दिया गया कोरोमंडल तट, ठीक है, ये बोलते हैं। ये तो होगी पूर्वी तट की। अगर आपसे पश्चिमी तट की अगर आपसे पूछ लेता और पश्चिमी तट के अंदर भी आपसे पूछ लेता दक्षिणी और उत्तरी, तब आप क्या करते? तो यहां पर उत्तरी भाग जो है ना इसका वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी भाग का उत्तरी जो है वो हो जाएगा कोंकण तट, कोंकण तट। और इसका दक्षिणी भाग जो है ना वो कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट, ठीक है। इसके बारे में देखना, बाकी कभी मैप के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो भारत की जब बात की जाए तो भारत अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत कितने तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका फैला हुआ है, तो इसका मतलब 37 आपका 6। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये तो बात होगी उत्तर दक्षिण ऊपर से नीचे की, लेकिन वैसे अगर देखें तो ये कहां से, क्योंकि ये तो 8-4, अगर संपूर्ण भारत का पूछे ना उस टाइम यहाँ पर 8 की जगह 6 कर देना, ये ध्यान रखना। ये हमने एक दिन मैप से बात किया था, अगर आपको याद होगा भारत का मैप देखकर। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और ये कौन सा सबसे उत्तरी अक्षांश? ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। एरिया की बात करें भारत का कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे दुनिया की बात करें तो भारत के पास कितना एरिया? 2.42% एरिया भारत के पास है। लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 17.5% जनसंख्या अकेली भारत के अंदर जो है वो निवास करती है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या बोलते हैं? तो इसका देख लेना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटिफिकेशन जो इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कौन से बादल होते हैं? रुई की तरह कपासी, नाम से पता लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कौन से होते हैं? अगर आपने देखा होगा जब आसमान बिल्कुल साफ होते हैं, नीले रंग का होता है, तो वहां पर आपको कपास की तरह बिल्कुल व्हाइट कलर के सफेद जो वो बादल दिखाई देते हैं, रुई के जैसे। साफ मौसम होगा उस दिन देखना, आसमान नीला होगा, उसके आगे सफेद कलर के बादल, वो आपके होते हैं कपासी मेघ, उनको बोलते हैं। बाकी गूगल पे सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएंगे।
एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह का अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा? पारिस्थितिक दक्षता यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इसका ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। ये क्या है? एनर्जी फ्लो का किसके साथ डिफरेंट पॉइंट इन फूड चेन, एनर्जी फ्लो का रेशियो है यहाँ पर दे रखा है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। जलीय परिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड डैश है। पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में पिछले साल जो एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन सा पिरामिड ऐसा है जो ऑलवेज अपराइट रहता है, ऑलवेज अपराइट रहता है, तो कौन सा होता है? पहले तो इसको नोट कर लेना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का जो पिरामिड है वो ऑलवेज आपका अपराइट होता है, ऑलवेज आपका अपराइट पिरामिड यानी सीधा पिरामिड आपका बनता है, इस तरह का पिरामिड आपका बनता है। कौन सा? एनर्जी का। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। दूसरा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड इसने पूछा है, तो बायोमास पिरामिड जो वो आपका इन्वर्टेड पिरामिड होता है, इन्वर्टेड माने इस तरह का आपका पिरामिड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और घास के मैदान का आपका सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का आपका इन्वर्टेड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहली बात, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर। वेंदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। घटप्रभा या घटाप्रभा जो है ये आपका कहां पर हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और लास्ट जायकवाड़ी जो दे रखा है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, बस इसको देख लेना। पृथ्वी में निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? अधिकतर, अब देखो क्वेश्चन आया ना, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन के अंदर की ओजोन परत की जब बात की जाए तो ये थोड़ी बहुत आपकी शोभ मंडल में है, लेकिन अधिकतर पार्ट इसका किसके अंदर है? समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, समताप मंडल। ओजोन की बात की जाए तो इसका आपका फॉर्मूला O3 है। ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल मिलकर आपके ओजोन का निर्माण करते हैं, और ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ओजोन की जो है वो सांद्रता मापने की इकाई क्या है? सांद्रता मापने की इकाई क्या हो जाएगी? डॉब्सन, डॉब्सन से मापी जाती है, तो इसको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है सूर्य की। और इससे आपका जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम में आपको याद होगा, 16 सितंबर कौन सा दिन मनाते हैं? ओजोन दिवस आपके रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी 16 सितंबर के दिन एक जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन परत के बचाव के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि कब आपका 16 सितंबर 1987 को आया था, जो कि 2 साल के बाद 1989 के अंदर इफेक्ट में आया था। और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन को बचाने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अभी एक और क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने अभी थोड़ी दिन पहले एक क्वेश्चन और किया था जिसके अंदर यह पूछा गया था कि आपका पहला ऐसा एयरपोर्ट जो 100% सोलर ऊर्जा से चलाया गया, याद होगा अगर आपको, हमने क्वेश्चन किया था, उसका जो राइट आंसर जो था वो था कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट जो है, जहां पर आपकी जो पार्किंग और जो आपकी स्पेस था वहां पर हर जगह सोलर प्लेट लगाकर कोचीन एकमात्र बना जो कि पहला जो आपका 100% सोलर ऊर्जा से चलाया गया, ठीक है। अब इसने पूछा पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा संचालित, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। और नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो रखा गया, नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो गोल रखा गया, जो कि कब तक का था? 2030 तक का, उसके तहत दिल्ली जो है वो आपका पहला हवाई अड्डा बना जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा संचालित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा टाइगर रिजर्व? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहले काजीरंगा, काजीरंगा आपका टाइगर रिजर्व है। साथ ही काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। कहां पर पड़ेगा? असम के अंदर जो है ये हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व है, कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। और इसके अलावा आपका कौन सा? पेरियार, पेरियार तो पहले भी पूछा गया, याद होगा, आया होगा एक दो बार, केरल के अंदर है। और दाचिगाम ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये आपका जो है ना ये एक टाइगर रिजर्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा है, अभी देखो, अभी टाइगर रिजर्व की बात की गई तो अभी 53वां जो है वो टाइगर
53वां जो है वो आपका टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया, तो वो कौन सा बनाया गया, घासीदास नेशनल पार्क जो उसको 53वां टाइगर रिजर्व जो वो बनाया गया। ठीक है, ये हुआ। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, टाइगर स्टेट। पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट जो वो आपका कब आया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 के अंदर जो वो आया था, और तब से लेकर आज तक टाइगर जो वो हमारा जो राष्ट्रीय पशु जो है वो हो जाएगा। और टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट आपका बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं, शरब लेयर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर निम्न में से कौन सा विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, लाल पांडा के लिए कौन सा हो जाएगा, देखो याद कैसे होगा। सबसे पहले बात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, और ये खागचेनजोंगा इसको क्या बोलते हैं, इसको कंचनजंगा भी बोलते हैं। वैसे इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये आपका सिक्किम के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और सिक्किम की जब बात करें तो सिक्किम का आपका राज्य पशु कौन सा है, तो वो आपका लाल पांडा है। इसका मतलब कहां पर मिलेगा, इसी सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर है। सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम की कैपिटल कौन सी है, सिक्किम की कैपिटल चलो आप बताना, और राज्य पशु इसका पांडा है। सबसे कम जनसंख्या वाला आपसे पूछे सिक्किम, और दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो भी सिक्किम रहेगा, दूसरा सबसे छोटा। ठीक है, आगे देखो, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर रहेगा, लद्दाख के अंदर जो है ये रहेगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो कि लद्दाख के अंदर। किसके लिए फेमस है, हिम तेंदुओं के लिए फेमस हो जाएगा, हिम तेंदुओं के लिए हेमिस नेशनल पार्क। और इसके अलावा गिर जो है, गिर आपका कहां पर, गुजरात के अंदर। किसके लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए, एशियन लायंस के लिए, एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, सुंदरबन, सुंदरबन आपका कहां पर है, सुंदरबन जंगल हमने पढ़े थे, सुंदरबन डेल्टा भी हमने पढ़ा था, कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों, पहली बात आपसे ये पूछेगा कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पुराना, यहां पर पूछा गया सबसे बड़ा। ठीक है, हेमिस सबसे पुराना आपसे पूछ ले, आपको टिक करना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां पर है, उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर ये स्थित है, और इसका नाम बदला गया, क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख लेना, ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। सबसे पुराना कौन सा है, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय यानी री इंट्रोडक्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये 20 जुलाई 2022 की बात है। नामीबिया की सरकार के साथ ये समझौता किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। ISFR 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन जो है अधिकतम वृद्धि देखी गई, आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़े दिन पहले, एक पेपर हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, उस पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य के अंदर सर्वाधिक जो है वो आपकी क्या पाई गई, वन की वृद्धि जो है वो पाएगी। सबसे पहले देखो ISFR की बात करें, जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपकी जारी की जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कितने साल के बाद जारी की जाती है, पहली बात 2 साल के बाद जारी की जाती है। इससे पहले 2019 में की गई थी, अभी 2021 में की गई, आगे 2023 में की जाएगी। कब से इसकी शुरुआत की गई, 1988 की जो आपकी वन नीति थी उसके तहत शुरुआत हुई। और ये कौन सा था, यानी इस बार जो वो 17वां एडिशन हम बोल सकते हैं, 17वां मूल्यांकन किया गया 2021 के अंदर जो आपकी ये रही थी। इसमें पूछा गया सर्वाधिक अधिकतम वृद्धि किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वनों की वृद्धि। मतलब कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार के अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर उड़ीसा जो है वो रहेगा। तो ये तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसी साल 2 बार पूछ लिया गया, तो आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वहीं पे सबसे ज्यादा वन अगर आपसे पूछ ले, ये तो सबसे ज्यादा वृद्धि की बात की गई है, सबसे ज्यादा वन कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट
दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आपके कंटक वन जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि आपके ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी जो वो राइट आंसर, यानी कि दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी हरियाणा की बात करें तो जो राजस्थान के साथ टच हो रहा है जो एरिया, उसकी बात की जा रही है, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन जो है वो आपके पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये किसकी प्रजाति है? ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगे? पर्णपाती वन हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन जो कि आपके कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे साथ। आगे आपका मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन किए थे और उन 30 से पहले आपके जो 80 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके हैं? ये आपके हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट पेपर आपका। तो इस क्वेश्चन के इस क्लास के अंदर हमने किए जो जीके के आपके क्वेश्चन बचे थे, पिछले के अंदर 30 किए थे, इसके अंदर 30 किए थे, कहने को 60 है, लेकिन इनसे हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको 1 से 2 बार जरूर देख लेना। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और वहां से आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट करना, अगर हमने हिंदी का इसका पोर्शन करना है तो उसके लिए भी कमेंट करना, और जो मैथ का पोर्शन है अगर उसको भी करना है तो उसके लिए कमेंट करना, तब हम कर लेंगे, वरना आप खुद ही इसको सोल्व कर सकते हैं पीडीएफ लेकर टेलीग्राम से। ठीक है, बाकी इसके अंदर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन कुल मिलाकर कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे, और बाकी एक बार आप खुद भी इसको एक बार देख लेना खुद भी। क्वेश्चन वैसे ठीक ठाक है इसके अंदर, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, मिक्स क्वेश्चन इसके अंदर है, तो देख लेना। तो इस क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।